हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स पढ़ा और हमने पूरा मैट्रिक्स खत्म कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों को मैट्रिक्स के सारे वीडियो नहीं मिले हों वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस जो है फ्रंट पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में इस क्लास में सीखेंगे डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरा डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, उसके बेसिक को देखेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट्स को हमें सीखना है। ठीक है, हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स इसको कहते हैं सारणी। तो ये हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, सारणी। तो हमें समझना है कि सारणी किसे कहते हैं, डिटरमिनेंट्स किसे कहते हैं। तो देखिए आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 10वीं कक्षा में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे दिखाई देते हैं। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये हमारा समीकरण 1 है, यह हमारा समीकरण 2 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म ऐसे होता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेन फॉर्मेट कैसा होता है, ऐसा होता है। और हमारे पास दिखते कैसे, देखिए 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस का 7y इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन इस तरह से। तो हमने दो रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बातें पता करने के लिए हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। देखिए पहली चीज पढ़ी थी हमने a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ठीक है, तो तब क्या होता था, तो समीकरण के अद्वितीय हल होते थे। अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो जब दो रैखिक समीकरण दिए जाएं, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएं और उनके ये कोएफिशिएंट देखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपस में बराबर ना हो, तो हम कहते हैं कि उन लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। वो रैखिक समीकरण का कौन सा हल है, अद्वितीय। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम जब दोनों रैखिक समीकरण को हल करेंगे, इन दोनों रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, हल करने के मेथड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि दो रैखिक समीकरण को आपको हल करना है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाती थी। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि यदि दो लीनियर इक्वेशन के, टू लीनियर इक्वेशन के ये कोएफिशिएंट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें एक ही x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहां देखिए ये हम रखते हैं a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2 और दूसरा है -4 अपॉन 7। देखिए दोनों क्या बराबर है, क्या बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो इस समीकरण का कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अद्वितीय हल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है, जो ये अद्वितीय हल होता है, ये हमें इक्वेशंस के बारे में ये भी बताता है, ये दोनों इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिनको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब है कि जब हम दोनों इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनसे हमेशा एक रेखा ही प्राप्त होगी आपको। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखिए मैं आपको डिटरमिनेंट्स थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या चीज है।
ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफरेंट नहीं समझ में आता जब आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको डिटरमिनेंट्स समझा देता हूँ कि डिटरमिनेंट्स होता क्या चीज है। ठीक है, तो जब मैं इस लीनियर इक्वेशन का, इस रैखिक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, कुछ भी कैसे भी होगा बट एक रेखा ही मिलेगी हमें, हमेशा एक लाइन होगी, इसका ड्रॉ करूंगा, कैसे भी मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि इनसे हमें एक लाइन ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टू लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण है। तो जब हम दो रैखिक समीकरण को ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा लाइन ही मिलती है, इसीलिए इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन, लीनियर, ठीक है ना, रैखिक समीकरण। तो यदि दो रैखिक समीकरण का कौन सा हल हो, अद्वितीय हल हो, इससे हमें पता चलता है कि दोनों रैखिक समीकरण को अगर हम सॉल्व करें किसी मेथड से, चाहे वो विलोपन विधि हो यानी एलिमिनेशन मेथड हो, या वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हो, तो आपको एक x की वैल्यू प्राप्त होगी, x इज इक्वल टू समथिंग, और एक आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। अच्छा, अगर दो लीनियर इक्वेशन हैं और वो यूनिक सोल्यूशन दिखा रहे हैं, कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन यानी अद्वितीय हल, मतलब उनके ये कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है। ये देखिए, ये 3/2 हो गया, a1/a2 b1/b2, ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये कौन सा हल है समीकरण के, अद्वितीय हल है। इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा आपस में, तो मुझे एक x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, और अगर इन दोनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा, दोनों लाइन की इक्वेशंस का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, 10वीं कक्षा में आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना सिखाया जाता है। ठीक है ना, वो भी एक मेथड है, मैं आपको बता देता हूं, जो आप ग्राफ बनाते हैं वो दो रैखिक समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालने का मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, तो जब आप अगर इन दोनों रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, कौन सा अद्वितीय हल है, तो हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इनकी दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी, किसी भी एक पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन के, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है उसका यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है, जैसे ये देखिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है, अगर हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों की रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती हैं, ये बात भी हमें पता चल जाता है यूनिक सोल्यूशन से। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, तो मैं इस यूनिक सोल्यूशन को थोड़ा सा सोल्यूशन हल करता हूँ। ये देखिए आपके पास, यहाँ पर मैं तिर्यक गुणा करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के डिवाइड में यहाँ इनटू में आ जाएगा a1 b2, ठीक है, नॉट इक्वल, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा a2 b1 आ गया, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में a2 b1 इक्वल, नॉट इक्वल क्या बचा हमारे पास यहाँ 0। ठीक है, तो क्या चीज आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समझिए कि जब हम, ठीक है, जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण हो, ये हमारे पास दो क्या है, रैखिक समीकरण है, और हम उन रैखिक समीकरण के गुणांक ले लें, ये गुणांक है जिनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं, हम दो लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट ले लें, a1 b1 a2 b2, ठीक है, लेके हम यहां पर पुट करें, इस वैल्यू में हम यहां पर रखें, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सारी वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, तो अगर रिजल्ट 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता है तो इस समीकरण का यूनिक सोल्यूशन होता है, ये समीकरण का अद्वितीय हल होता है, यदि इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 0 नहीं आती है। तो बात समझ में आ गई, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां से गुणांक ले लेंगे, कोफिशिएंट ले लेंगे, a1 b1 a2 b2 की वैल्यू, और यहां पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और अगर इसका रिजल्ट 0 नहीं आता है तो कह देंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन का जो है वो यूनिक सोल्यूशन है, यानी अद्वितीय हल है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये a1 b1 वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखिए यहाँ आपके पास a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ b1 कितना है आपके पास -4 है,
A2 कितना है आपके पास 2 है और B2 कितना है आपके पास 7 है। तो इस तरह से आपको A1, B1, A2 और B2 की वैल्यू आपको मिल जाती है। आप उसको यहाँ पुट कीजिएगा और रिजल्ट अगर 0 नहीं आता है तो हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन का जो दो रैखिक समीकरण है, 2 लीनियर इक्वेशन है, उसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू एक मिल जाएगी और y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर जब मैं कोई ऑब्जेक्ट लिखता हूं, मैं यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है। जब हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, समझिए ये देखिए, तो मैं मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैं इनके कोफिशिएंट ही लिखता हूं, ये A1 B1 A2 B2, ये हमारा होता है मैट्रिक्स A। दिख रहा है, मैं इनके कोफिशिएंट ही रखता हूं यहां पर, तो ये हमारा मैट्रिक्स A है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स A को, इसी मैट्रिक्स A को हम A का डिटरमिनेंट्स कहते हैं, A का सरणिक कहते हैं। इसी मैट्रिक्स A को हम, ठीक है, इसी मैट्रिक्स A को हम A का डिटरमिनेंट्स कहते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट्स A इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। दोनों के ब्रैकेट में फर्क होता है, ठीक है, इसमें ऐसे ब्रैकेट होते हैं, उसका ब्रैकेट देख लीजिएगा। इसको आप डिटरमिनेंट्स A लिखिए, या इसका दूसरा सिंबल होता है A डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या सीखा आपने कि किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, ये 2 लीनियर इक्वेशन है आपके पास, दोनों लीनियर इक्वेशन के ये जो कोएफिशिएंट है उसको जब हम ऐसा रखते हैं तो हमारा ये मैट्रिक्स A कहलाता है। और इस मैट्रिक्स A को ही हम डिटरमिनेंट्स A कहते हैं। अब देखिए मैं उस डिटरमिनेंट्स A में चर्चा करता हूं। अगर हम इस डिटरमिनेंट्स को देखिए, ये डिटरमिनेंट्स दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं क्योंकि मैंने इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया था। ठीक है, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन हम बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। अब मैं इस डिटरमिनेंट्स A को थोड़ा सॉल्व करता हूं। देखिए इस डिटरमिनेंट्स A को मैं सॉल्व करता हूं। मेरे पास डिटरमिनेंट्स A है A1 B1 A2 B2। ठीक है, कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है, 2x2 का। देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट्स है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे आप, तो डिटरमिनेंट्स A को एक्सपेंड करने का तरीका होता है, देखिए इसका इंटू इससे होता है और इसका इंटू इससे हो जाता है। तो A1 B2, यहां पर क्या है आपके पास, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 और माइनस A2 B1। देखिए ये चीज और ये सेम है, यहां चेक कीजिए आप, ये वैल्यू चेक कीजिए और ये वैल्यू चेक कीजिए, दोनों क्या चीज है, सेम है। अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, उसका जो मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स है ना, अगर हम किसी भी 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप, रिजल्ट क्या आता है, ये आता है आपके पास। बात समझ में आ गई। तो जब आप इसका रिजल्ट, यदि अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाता है या 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, तो लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, है ना। ये जिस भी लीनियर इक्वेशन के ये कोएफिशिएंट रखे हुए हैं, उस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर इसका रिजल्ट 0 नहीं आया तो, अगर इसका रिजल्ट 0 नहीं आया है तो उस डिटरमिनेंट के उस लीनियर इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट यहां पर रखे गए हैं, उस लीनियर इक्वेशन का जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिर से हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, 2 रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण के ये होता है अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन हम जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया, ये डिवाइड में था, ये इनटू में चला गया, ये डिवाइड में था, ये इनटू में आ गया, यहां से मैं यहां लेके आया इसे, तो प्लस में था तो किसमें आ गया, माइनस में, नॉट इक्वल टू 0। इससे हमें क्या ज्ञात होता है, क्या पता चलता है कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशंस के इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है
तो वो यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम टू लीनियर इक्वेशन के, दो रैखिक समीकरण के ये कॉफिशिएंट लेते हैं, जो गुणांक होता है उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है। हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। जिन बच्चों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो वो पहले पिछले क्लास के सारे वीडियो देखें, आप मैट्रिक्स पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स होता है और इसी मैट्रिक्स ए को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स ए कहते हैं। ए का सारणिक कहा जाता है। इस मैट्रिक्स ए का ये जो होता है वो डिटरमिनेंट्स ए होता है, सारणिक ए कहलाता है। ठीक है, तो दोनों के ब्रैकेट में फर्क होता है। डिटरमिनेंट्स के ब्रैकेट ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये हमारा मैट्रिक्स के ब्रैकेट है। तो मैंने आपको डिटरमिनेंट्स थोड़ा सॉल्व किया। देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ये कोएफिशिएंट रखे मैंने, ये यही है a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 और b2। ठीक है, अब मैंने उनको सॉल्व किया। डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a1 b2 a2 b1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपने देख लिया। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, दूसरा हम ले लेते हैं 4x प्लस का यहाँ 5y इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखिए इनके कोएफिशिएंट रखें आप, इसका मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, या डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं हम डायरेक्ट। ये 3 माइनस 2 4 और 5, इसको सॉल्व करें आप, एक्सपेंड करें। 3 5 15 दिख रहा आपको, 3 5 15, बीच में माइनस होता है, आप ध्यान रखिए ना, बीच में माइनस होता है फॉर्मूले से। माइनस 2 4 8, माइनस का 8 हो गया, तो 15 और ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है, 15 और 8 कितना हो गया, 23। देखिए टू लीनियर इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट्स फाइंड किया, तो आंसर कितना आ गया, ये डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ये 23 आ गया। तो 0 आया आंसर, 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आता है इसकी वैल्यू, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। ठीक है ना, तो जो भी ए मैट्रिक्स होता है, जो एक ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिनमें टू लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट रखे होते हैं, वही हमारा डिटरमिनेंट्स ए कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर का। एक बार देख लेते हैं कि 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसे दिखता है। ये 2x2 का ऑर्डर का है। ठीक है, ये 2x2 का है ऑर्डर का। देखिए डिटरमिनेंट से 3 ऑर्डर का देख लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, ये 3x3 का है। या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा, 3x3 ऑर्डर का। आपको मैंने मैट्रिक्स में एलिमेंट के नाम लिखना सिखाए हैं ना। डिटरमिनेंट्स A इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे आप, इसको हम क्या कहते हैं, A11, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, A12, इस एलिमेंट का नाम A13, पहली रो तीसरा कॉलम, इस एलिमेंट का दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 है ना, इसका दूसरा रो दूसरी कॉलम, इसका नाम क्या होता है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। देखिए इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, तीसरी रो पहला कॉलम, इसका तीसरी रो दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट का तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट्स का ये 3 ऑर्डर का, 3 रो 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम हो गए हमारे पास। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x3 हो गया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कभी भी डिटरमिनेंट्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमेशा डिटरमिनेंट्स का जो ऑर्डर होगा सेम होगा, जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होगी, मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, मैट्रिक्स में तो आपने पढ़ा है ना, मैट्रिक्स में वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, उसमें रो और कॉलम अलग हो सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, मतलब वो एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में और भी मैं बीच में चर्चा करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम थोड़ा सा बीच बीच बेसिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं अभी सारा डिस्कशन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं, वो कंफ्यूज करता रहेगा आपको। ठीक है ना, तो इसलिए मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपके थोड़े थोड़े जो बीच के बेसिक रूल्स हैं वो आपको मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है ना, वो आप ध्यान रखिएगा।
हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल फर्स्ट है। डिटरमिनेंट्स है हमारे पास 3 2 5 7। इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको सिखाया डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन यहां होगा, क्रॉस ये दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, बीच में माइनस 3 7 जा, इसको हम लिख लेते हैं डिटरमिनेंट से, यहां भी हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट से इज इक्वल टू 3 7 जा 21 माइनस 5 2 जा 10। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 11। तो इसका डिटरमिनेंट से कितना आ गया आपका 11 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। आपके पास इसी तरह क्वेश्चन 2 4 माइनस 5 1 दिया है, डिटरमिनेंट से इज इक्वल टू, ठीक है, 2 4 माइनस 5 माइनस 1 है आपके पास। ये सॉल्व कीजिए इसको आप। डिटरमिनेंट से इज इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस, ये माइनस लगेगा, 5 4 जा 20, ब्रैकेट ओपन करें आप इसका, तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 18। तो आपने डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लिया। फिर से देखिए कैसे सॉल्व होता है, इनटू, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप में इनटू होता है, ठीक है। फिर से देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 माइनस 6 इक्वल टू, इफ, एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, यदि कह रहा है इफ 4 माइनस 6 माइनस 2x इक्वल टू 24। तो आपको x का मान निकालना है, यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। आप देखिए जरा, आपके पास एक डिटरमिनेंट दे दिया गया है और डिटरमिनेंट का रिजल्ट दे दिया गया है कि 24 आता है, 24 आता है, और आपको एक नंबर गायब कर दिया गया है यहाँ पर, और उसी नंबर को आपको ढूंढना है, फाइंड करना है आपको उसी नंबर को। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, इसको देखिए आपको पता है कि इसका आंसर कितना आता है 7 है। जैसे देखिए इसका आंसर कितना है 11 आया, मुझे इसका आंसर पता है, ठीक है, कि इसका आंसर 11 आता है, मुझे इसका आंसर पता 11 है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूं, मैंने इसमें से कुछ भी एक एलिमेंट को मैं गायब कर देता हूं, किसी एक एलिमेंट को मैं गायब कर रहा हूं, 3 2 5 7 में से किसी एक एलिमेंट को। मान लो मैं इसको गायब कर लेता हूं, इसको मैंने x लिख दिया और मैंने कहा इसका रिजल्ट 11 आता है, इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट कितना आता है 11 आता है। तो आप मुझे यहां पर बताइए कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए यहां पर x कितना था। तो बात समझ में आ गई, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर वो नंबर कितना था, वो नंबर कितना है x इक्वल टू, देखिए 2 है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो वही याद है ना आपको, 3 7 जा 21 माइनस का 5x इज इक्वल टू 11, 21 प्लस में तो वहां किसमें चला जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस 21 माइनस, वहां माइनस का 5x कितना बचा है माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 इंटू में है डिवाइड में जाएगा, 5 इंटू 5 2 जा 10, x की वैल्यू देखिए 2 आ गई। यहाँ पर कितना था x, ये देखिए मैंने इसी को गायब किया था, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया था x, और x की वैल्यू क्या मिली हमें 2 मिल गई। सेम क्वेश्चन वही है हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है और उसका एक एलिमेंट गायब कर दिया गया है, और उस डिटरमिनेंट का रिजल्ट दे दिया गया है कि भाई इस डिटरमिनेंट का आंसर 24 है। तो आप वो एलिमेंट बताइए कि क्या है। सेम कहानी 4 का x में इंटू कीजिए, 4 का x में करेंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। यहां पर 12 वहां भेज दीजिएगा, माइनस में तो किसमें जाएगा प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 36। 4x x 4 इंटू में डिवाइड में भेज दीजिएगा, 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जा 4 9 36, आपके पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 9। कहने का मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 9 रखेंगे और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट पक्का 24 ही आएगा। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं। ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है, 2 ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भी करवाऊंगा आपको। कम से कम मैं आपको इसमें से 10-20 क्वेश्चन ऑर्डर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको।
चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है ना, सिद्ध कीजिए AD प्लस BC AC माइनस BD BD माइनस AC AD प्लस BC इक्वल टू रिजल्ट आता है आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट ये आता है। ठीक है, देखिए बहुत इजी होता है, अगर आपके दिमाग में इसका ट्रिक पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके वो लेके आना है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, AD प्लस BC AC माइनस BD BD माइनस AC AD प्लस BC, इसको सॉल्व करके हमें वो लाना है। ठीक है ना, तो गौर से सीखिए, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, जैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद आपको ए स्क्वायर वाले इन फैक्टर को देखिए, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है फैक्टर वाले और वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं बिना सॉल्व किए आपको पहले से ही ट्रिक बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनमें से आपके पास 2 के पास ए स्क्वायर होंगे। ठीक है, जो ए स्क्वायर वाले हों उनको एक पास रख लीजिएगा, जो बी स्क्वायर वाले हों उनको एक पास रख लीजिएगा। जिनके पास ए स्क्वायर है वहां से आप कॉमन निकाल लीजिएगा, जिनके पास बी स्क्वायर है वहां से आप कॉमन निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या आप यहां देख सकते हैं सी और डी में जिन टर्म्स के पास सी स्क्वायर है, जिन भी टर्म्स के पास सी स्क्वायर है उस एक साथ रख लीजिएगा, और जिन टर्म्स के पास डी स्क्वायर है उनको एक पास रख लीजिएगा। सी स्क्वायर वालों से सी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, डी स्क्वायर वाले में से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो या तो आप इन टर्म्स को जमाइए ए बी वालों को, या तो आप सी डी वालों को जमा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए काम करते हैं, पता लग जाएगा आपको। देखिए इंटू पता ना आपको, ये इंटू ये इंटू ये, तो हमको इंटू करना है ए डी प्लस बी सी इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू ए डी प्लस, सॉरी ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ए डी बी सी सेम चीज है क्या, ए सी बी डी, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मुझे। ए डी बी सी सही है, ठीक है, ए डी बी सी, सॉरी ये हमारा ए डी बी सी, बीच में माइनस आता है। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा ए सी बी डी और मल्टीप्लीकेशन बाय ये बी डी माइनस ए सी। चलिए इंटू करते हैं इसका, एडी का एडी भी करेंगे, अब क्या आएगा, या तो आप देखिए सेम चीज है, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, एडी प्लस बीसी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, हमने सेम चीज था, इंटू करके होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, और यहां देखिए ये हमारा AC है, ये BD है, बट ये BD है, ये AC है। मैं यहां से माइनस निकाल लेता हूं कॉमन बाहर। ठीक है, चाहो तो आप इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इनको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे, मैं कर देता हूं। ठीक है, एडी का एडी में करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास, एडी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एडी स्क्वायर आ जाएगा। फिर एडी का बीसी में करेंगे आप, आपके पास आएगा एडी बीसी आ जाएगा। ठीक है, बीसी का एडी में करेंगे तो बीसी का एडी में, ठीक है, तो आएगा आपके पास बीसी एडी हो गया। ठीक है, इंटू हो चुका आपके पास, और बीसी का बीसी में करेंगे तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एडी का एडी में किया एडी स्क्वायर, एडी का बीसी में किया एडी बीसी, बीसी का एडी में किया बीसी एडी हो गया, बीसी का बीसी में किया दिया बीसी स्क्वायर आ गया। ये माइनस अंदर के साइन चेंज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, एसी का बीडी में करेंगे तो एसी बीडी हो जाएगा, एसी का एसी में करेंगे तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं मिडिल ब्रैकेट ले लेता हूँ और बीडी का करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए बीडी यहाँ पर माइनस है तो ये अंदर के साइन को चेंज करता जाएगा। ठीक है, साइन का इंटू ध्यान रखिए, बीडी का बीडी में करेंगे, मैं साइन का इंटू बता देता हूं, अगर सेम साइन इंटू हो रहे होते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर कभी भी सेम साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, और अलग अलग साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। कभी भी सेम साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अलग अलग साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है हमारा। ठीक है, तो आप साइन का इंटू ध्यान रखिए, है ना। देखिए बीडी का इंटू किससे हो रहा है, बीडी में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये माइनस में ये प्लस में, तो रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। BD का यहाँ कर रहे हैं, दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, BDAC हो जाएगा। BDAC ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये ADBC है हमारे पास, प्लस यहाँ पर है BCAD, प्लस यहाँ BC स्क्वायर है, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये ACBD हो गया हमारे पास, ये प्लस बन गया, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, AC स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, BD का स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा है BDAC, ठीक है। देखो बहुत सारे कैंसिल हो रहे होंगे, ये देखिए ये क्या ADBC है ना, ADBC, देखिए ADBC, बस अरे इनका ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए BCAD, ये है BCAD, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ठीक है। आपके पास जो टर्म्स बचे उनको लिख लीजिएगा। ये बचा A स्क्वायर D स्क्वायर, ये बचा आपके पास B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ ये बचा आपके पास, ये बचा और ये बचा है A स्क्वायर और C स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और D स्क्वायर। मैंने सबके स्क्वायर ओपन कर दिए हैं, ये स्क्वायर इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब आपको मैंने आपको बताया था जब आप इसको एक्सपेंडिंग करेंगे, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कुछ, ठीक है, नंबर्स आएंगे। तो आप इनमें से क्या कीजिएगा, A स्क्वायर वाले एक साथ रख लीजिएगा और B स्क्वायर वाले एक साथ, आपके फैक्टर बन जाएंगे। या तो C स्क्वायर वाले एक साथ रख लीजिएगा और D स्क्वायर वाले एक साथ रख लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम A स्क्वायर को फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए मैं A स्क्वायर को फोकस करूंगा और B स्क्वायर को, इसके पास A स्क्वायर है, रख लीजिएगा इसको, A स्क्वायर D स्क्वायर, और कहाँ है स्क्वायर रूल, ये है, रख लीजिएगा इसको। B स्क्वायर वाला ये देखिए, ये B स्क्वायर वाले हैं हमारे पास, ठीक है, ये भी B स्क्वायर वाला है, B स्क्वायर और D स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे पास जगह कम पड़ रही है, ठीक है, रफ कर देता हूं या यहीं पर निकाल देता हूं, देखिए यहीं पर निकाल देता हूं, ठीक है। इन दोनों में से देखिए गौर से देखिए, A स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास D स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है C स्क्वायर। यहां से देखिए B स्क्वायर कॉमन निकलेगा आपके पास, तो क्या बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन आया ना, D स्क्वायर सॉरी B स्क्वायर आया, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बचना, ठीक है ना, C स्क्वायर प्लस, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मेरे पास ये है A स्क्वायर, ठीक है, हमें C स्क्वायर D चाहिए, इसको मैं, ये प्लस में है तो हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ये D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है तो हम इसको C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, यहां पर देखिए C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मैंने C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहां पर